ज़राअत के में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला है बानी PTI से मुलाकातों के हवाले से। उनके वकला, उनके रहनुमा शिकायत करते रहे हैं काफ़ी अरसे से कि उन्हें मुलाकातें नहीं कराई जाती। इस केस को यकायक हटा दिया कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने, जिस पर आज हाई कोर्ट के एक फाजिल जज साहब सख्त बरहम हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है प्रोग्राम में, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारी वो ख़वातीन जो MBBS की डिग्री ले लेती हैं लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं करती, वो घर बैठ जाती हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे, उन्हें कैसे वापस फील्ड में लाया जाए, उन्हें किस तरह से रीट्रेन किया जाए, इस पर हमारे मुल्क में एक ज़बरदस्त काम हो रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ बलूचिस्तान से, जहाँ जाफ़र एक्सप्रेस के साने को एक हफ़्ते से ऊपर हो गया है। बहुत तज़ब्ज़ुब है वहाँ के सियासी समाजी हलकों में कि आगे क्या होगा। ये सानिया जो पिछले हफ्ते पेश आया, अपनी नौइयत का एक बड़ा सानिया था, एक मुनफरद सानिया था। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जिस तरह से होती रही है दहाइयों से, हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये इस तरह का हमने नहीं देखा था कि एक ट्रेन में सैकड़ों पैसेंजर्स को इस तरह से महसूर किया जाए। कुछ की जानें चली गईं, कुछ बच के वापस आ गए। तो आज सदर जरदारी भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग्स की, बलूचिस्तान असम्बली के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें की, उन्होंने बयानात भी दिए। लेकिन उसमें से क्या निकला ये जानने के लिए सीधे चलते हैं क्वेटा, जहाँ पे क्वेटा वॉइस के एडिटर और हमारे फॉर्मर कोलीग सैयद अली शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो कोई मतलब आठ दिन तो हो गए इस साने को सैयद अली शाह, और काफ़ी बहस मुबाहिसा होता रहा है मुख्तलिफ़ पहलुओं पे। हमने देखा सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी एक हो गई इस्लामाबाद में। अब जब सदर जरदारी वहाँ पहुँचे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के कहने को पीपल्स पार्टी से हैं, तो क्या निकल कर सामने आया? आपने इसको देखा, इसमें से कोई अहम बात? देखिए, एक तो ज़ाहिर है आपने पहले इंट्रो में सब कुछ बता दिया सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, लेकिन जहां तक सदर जरदारी की बात है, तो उन्होंने आज जो पार्लियामेंटेरियंस है उनसे खिताब किया है। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी इस मौका पर मौजूद थे। जनाब आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि ईद के बाद दोबारा बलूचिस्तान आऊंगा और बलूचिस्तान में यहाँ पर कैंप लगाऊंगा। बलूचिस्तान में सियासी जमातें हैं, कबायली हमायदीन हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनसे मुलाकातें करूंगा। बलूचिस्तान की जो इश्यूज है उनके हल के लिए काम करेंगे। अब आज जो पार्लियामेंटेरियंस ने मुलाकात की, उसमें सरदस्त जो बलोच कौमपरस्त रहनुमा है नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने मुलाकात की। साथ ही अवामी नेशनल पार्टी के डेलीगेशन ने, इसके अलावा अपोजिशन लीडर है यूनुस अजीज ज़ेरी, और वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो MPAs है, मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है या जो एडवाइजर्स है, उन सब ने उनसे मुलाकात की। अब जाहिर है यहाँ पे जो दिगर सियासी जमातें हैं वो उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की। जाहिर है जो पार्लियामेंट से बाहर है, जिस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल है, पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी है, पुख्तनख्वा नेशनल अवामी पार्टी है, या जो दिगर सियासी जमातें हैं, वो उसमें शरीक नहीं हो सकी। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जरदारी साहब ने कहा कि मैं ईद के बाद आऊंगा। अब वैसे अगर शाहज़ेब देखा जाए बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मेरी जाती राय है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंपैरेटिवली नून लीग से ज्यादा है। इलेक्शन से पहले भी हम आपके साथ यही डिस्कस करते रहे कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो बाजी ले जाएगी, तो वही हुआ, आपके सामने हुआ। अब कहने का मकसद ये है कि बाप और बेटा दोनों यहाँ पर इस वक्त भी क्वेटा में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे, हाई लेवल जो मीटिंग है उसकी सदारत की और वो चले गए, लेकिन जरदारी साहब ने कुछ पॉलिटिकल बातें की है। तो सैयद अली शाह, आपने ये बहुत अच्छा कहा कि बलूचिस्तान पर पीपल्स पार्टी की नून लीग से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सा आज मैं देख रहा था, आपको याद होगा जब 2009 में बने थे आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान, तो उन्होंने बलोचों से माफ़ी मांगी थी माजी के कुछ
एक्शंस के हवाले से, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का भी नारा लगा था। इसका क्या माना, मैं इनसे भी ये भी पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ, पहले और फिर हमने आगे देखा कि आपको याद होगा जब 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत को लाने का कहीं फ़ैसला हुआ था और ज़हरी साहब की हुकूमत को कल्टी करना था, तो सबसे आगे आसिफ जरदारी साहब ने उसमें अपना रोल प्ले किया था और सब ये मानते हैं कि उनकी जो पसे पुश्त जो हिमायत थी उसके बगैर वो सब हो नहीं सकता था। हालांकि इलेक्शन आने वाले थे, लेकिन 6 महीने थे, लेकिन ये करना नागुज़ीर था ताकि पता लग जाए कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। उसके बाद भी हमने बार बार देखा है कि इलेक्शन से पहले जरदारी साहब वहाँ जाते हैं, बलोचों के ज़ख्मों पे मरहम रखने की बात करते हैं, माफ़ी तलाफ़ी की भी बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि पीपल्स पार्टी का, चूँकि आपने इस तरफ इशारा किया है, बलूचिस्तान के हवाले से वहाँ पर उसने गेन किया है, लूज़ किया है, या वहीं पे खड़ी है? मेरे ख्याल में अभी अगर मौजूदा जो सेटअप है, एक तो देखे ग्राउंड रियलिटीज की बात करेंगे। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, 2008 से फिर 2013 तक नवाब असलम रेसानी कोalition गवर्नमेंट के सरबराह थे। अमन की सूरत हाल बहुत ज्यादा अबतर थी और गवर्नेंस भी ठीक नहीं था। ये तो एक साइड पे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान को यानी बलूचिस्तान की जो इश्यूज है वो नेशनल लाइमलाइट में आए। यानी नवंबर 2009 में आगाज हकूक के बलूचिस्तान जो पैकेज है रजा रब्बानी साहब ने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में पेश किया, उससे भी काफी उसमें बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंसेंटिव्स थे, वो इंसेंटिव्स जो 70 से 80 की दहाई से जो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है, यानी और बातें नहीं करूंगा, 120 अरब रुपए नवाब रेसानी के दौर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये बलूचिस्तान को उस वक्त अदा हुए। इसके अलावा 21 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट था। सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो आजकल चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, उसके दौर में ये सारे उन्होंने माफ कर दिए। तीसरी जो अहम बात देखिए, जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो जाहिर है तमाम जो छोटे सूबे हैं उनका मसला रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में ज्यादा इस पे बात होती रही। बलोच कौम परस्त जमातें, पश्तून कौम परस्त जमातें, साथ ही खैबर पख्तूनख्वा वहां पे अवामी नेशनल पार्टी, इसी तरह सिंध की जो छोटी सियासी जमातें हैं, नेशनलिस्ट जमातें हैं, इन सब का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था। अब 18th अमेंडमेंट जब पास हुआ तो वो भी जाहिर है लोग क्रेडिट पीपल्स पार्टी को ही देते हैं, लेकिन साथ ही अब जब 2024 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, एक तो यह है कि अभी तक इस तरह का कोई मेगा चीज नहीं हुआ है। NFC वार्ड भी उस दौर में हुआ और ड्राफ्ट का खात्मा भी हुआ, 18th अमेंडमेंट भी अडॉप्ट हुआ। अब 1 साल गुजर चुका है, बलूचिस्तान को जिस तरह डील करना चाहिए था या जिस तरह इंसेंटिव्स मिलने चाहिए थे, या बलूचिस्तान के जो अपने माशी हकूक, सियासी जो इख्तियार है, वो जो चीजें थी वो अभी तक नहीं हो सकी है। हाँ, अमन की जो सूरत हाल है वो खराब है। अब सिर्फ 25 और 26 अगस्त को 2024 में वहां से शुरू करूंगा। सानिया जाफर एक्सप्रेस का तो आपने जिक्र किया। बैक वक्त बलूचिस्तान के 10 अजला में हमले होते हैं, कीमती इंसानी जाने जो है वो जाया होती है, और उसके बाद फिर एक ना खत्म होने वाला वो बम धमाके हो, टारगेटेड किलिंग हो या किडनैपिंग हो, इस तरह के वाकयात बदस्तूर रोनमा हो रहे हैं। अच्छा अली शाह, पिछले रोज एक खबर आई थी कि बलूचिस्तान की 3 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद की गई थी। इनमें ब्यूटम्स भी शामिल था, इनमें बलोच यूनिवर्सिटी भी शामिल थी और एक वुमेंस यूनिवर्सिटी शामिल थी, सरदार एनीवे हाँ जी, मुझे नाम सही सरदार बहादुर खान वुमेन जी जी बिल्कुल, SPK जी। तो अभी क्या पोजीशन है, कुछ बताया जा रहा है या उनको बहाल किया गया है, क्या हो रहा है? देखिए जरा बात यह है कि 3 जो मेजर यूनिवर्सिटीज है, इसमें इस वक्त यानी एक सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी है, ब्यूटम्स में आप लोग आए हैं, जो क्वेटा लिटरेरी फेस्टिवल होता है, अल्लाह करे इस साल भी इस तरह का यहाँ इसका इनकाद हो और आप लोग उसमें शामिल हो। और साथ यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान, ये 3 यूनिवर्सिटीज ने कल सडनली ये कहा कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो है कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज है वो तलबा और तालिबात को नहीं देंगे फॉर अननाउन रीजन। अब कल जब ये खबर चली तो जाहिर है
लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया, इवन जो इंटरनेशनल मीडिया है वहां पे भी इस खबर को पब्लिश किया गया, ऑन एयर हुआ। तो उसके बाद पता नहीं प्रेशर आया या क्या प्रॉब्लम हुआ, तो फिर देखा कि आज दो यूनिवर्सिटीज ने, ब्यूटम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, एसबीके का मेरी नजर से नहीं गुजरा है कि उन्होंने क्या किया है। दोनों यूनिवर्सिटीज ने ये दोबारा ये जो नोटिफिकेशंस है वो वापस लिए फॉर अननोन रीजंस, और फिर ये ऐलान किया कि कल से फिजिकल यानी प्रेजेंस होगी तलबा और तलबात की, ये उन्होंने दोबारा ले लिए। अब दोबारा जो है वो क्लासेस शुरू होंगी। वैसे अगर आपको बता दूं, ज़ाहिर सानिया जाफर एक्सप्रेस, फिर ये के बाद दिगरे बलूचिस्तान, खासकर कोयटा शहर या बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, नाखुशगवार वाकयात जो है वो रुनमा हो रहे हैं। इससे यकीनन जो लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग ज्यादा परेशान हैं, यहाँ का बिजनेस जो है वो मुतासिर हुआ है, रूटीन जो लाइव्स है, जो मामूलाती जिंदगी है वो यकीनन बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम फिर 2008, 2009, 2010 वाला जो बलूचिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल थी उसमें हम शायद वापस गए हैं। अच्छा सईद अली शाह, हमें बस अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाना है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे सिर्फ ये कंफर्मेशन भी चाह रहा था। अभी ज़रा देर पहले बलूचिस्तान से ये खबर आई कि हाफिज़ हुसैन अहमद साहब उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। बहुत सीजन पॉलिटिशियन थे, बिल्कुल मैंने उसके करीबी रिश्तेदार है हाफिज खलील अहमद, उनसे मैंने बात की, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाफिज हुसैन अहमद साहब जो है वो इंतकाल कर गए। सीजन पॉलिटिशियन थे, मेंबर कौमी असम्बली रहे क्वेटा से, साथ ही सेनेट में रहे और जमीयत उलमा इस्लाम में बड़ा उनका से रहा है और बड़े ज़ाहिर नेशनल लेवल पे भी उनकी एक पहचान है। ठीक, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फाजिल जज क्यों बरहम है कि अदलिया को तबाह किया जा रहा है। वेलकम बैक। ज़रार और शाहज़ेब, आपको शायद याद हो कि चंद माह पहले सुप्रीम कोर्ट में अचानक से खबर आती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ज़ेर समाअत एक मुकदमा उन्हें बताए बगैर कॉज टेस्ट में एक तरफा तब्दीली करके एक और अदालत को मुंतकिल कर दिया गया और उस पर ख़ासी तलखी हुई थी जजों के दरमियान भी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया था और उनसे पूछा था ये क्या हो रहा है। उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ था और उसकी वजह से जो जहर है थोड़ा बहुत वो घुल गया था सुप्रीम कोर्ट की फ़ज़ा में। फिर तवक्को की जा रही थी कि शायद आगे ऐसा ना हो, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी तरह की एक मिलती जुलती खबर आई है। यहाँ पीटीआई के सरबराह इमरान खान की जेल में वकला से मुलाकात में रुकावट से मुताल्लिक़ एक केस जिसकी समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक कर रहे थे, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनसे पूछे बगैर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की हिदायत पे ये केस चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच को मुंतकिल कर दिया और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत के ज़ेर समाअत मुकदमात की कॉज लिस्ट में भी उनके इल्म में लाए बगैर तब्दीली कर दी। इस पर जस्टिस इसहाक ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंदिया दिया है। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक 3 रुकनी बेंच जेल के हालात और मुलाकातों के हक़ के बारे में चीफ जस्टिस की सदारत में जो 3 रुकनी बेंच है वो उसकी समाअत करेगा। इमरान खान के जो वकील हैं मिशाल यूसुफजई, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस इसहाक की अदालत से दरख्वास्त की थी कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया और हुक्म के बावजूद इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स। जस्टिस इसहाक ने इस समाअत के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी, यानी आज अब से 2 दिन बाद की। ताहम अब ये केस उनकी अदालत से 3 रुकनी बेंच को मुंतकिल हो गया है और ये बेंच कल ही इन दरख्वास्तों को यकजा करके, जिनकी तादाद 26 है, समाअत शुरू करेगा। ज़ाहिर जस्टिस एजाज इसहाक खासे बरहम हुए। उन्होंने आज डिप्टी रजिस्ट्रार सुल्तान महमूद और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि कॉज लिस्ट में तब्दीली कायम मुकाम चीफ जस्टिस के हुक्म पे की गई।
जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि इसकी बजाय ज़्यादा बेहतर होता अगर आप इस कमरा अदालत की बुनियादों में बारूद भर के इसे उड़ा देते। ये मामला उनके ज़ाती इख्तियार का नहीं बल्कि हाई कोर्ट की तौक़ीर का है, और अगर निज़ाम इंसाफ ऐसे ही चलाया जाना है तो आम आदमी का इस पे कितनी देर एतबार रहेगा। जस्टिस सरदार एजाज ने डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से तहरीरी वजाहत तलब कर ली है, और उन्होंने कहा है कि किसी चलते हुए केस को जज से पूछे बगैर किसी और जज के हवाले कर देना, अगर कोई फ़र्ज़ करें कल कला कोई करप्ट चीफ जस्टिस आ जाता है तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई भी फरीक उसके ज़रिए केसेस ट्रांसफ़र करवा लेगा। क्या आप करप्शन और अक़रबा परवरी का दरवाज़ा तो नहीं खोल रहे हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये जो रिपोर्ट है, हमारे जो रिपोर्टर हैं ताहिर नसीर साहब, उन्होंने फ़ाइल की थी और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर नसीर साहब, आप ज़ाहिर है कि अरसे से ये अदालती कवरेज कर रहे हैं। आज जो ये मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी और हम तीनों ने पढ़ी, तो क्या आपने अपने करियर में किसी जज को इतना बेबस और इतना गुस्से में कभी देखा, आला अदालत के जज को? देखें, ये मैं काफ़ी अर्से से कोर्ट बीट कर रहा हूँ, और आज जिस तरह जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान एग्रेसिव हुए थे, इससे कभी भी कोई ऐसा जुडिशरी का ऑफिसर जजेस जो है वो इतने एग्रेसिव मैंने नहीं देखे। आज तो सरदार एजाज इसहाक खान ने काफ़ी सवालात भी खड़े कर दिए, और उन्होंने ये तक कह दिया कि कॉज मनसूख करने के बजाय अगर आप मेरी अदालत की बुनियादों पर बारूद रखकर उड़ा देते तो वो बेहतर था। क्योंकि जज साहब ने ये भी रिमार्क दिए थे कि इसकी बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर माशियत तरक्की करे। अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि ये मेरी ज़ात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं है, बल्कि ये हाई कोर्ट की तौकीर का मसला है। क्या इस तरह अवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? शुएब शेन ने जब अदालत में कहा कि जी इस केस में रियासत और सुप्रीडेंट तो मुतासरा फरीक ही नहीं, जिसमें मिशाल यूसुफजई ये बोली कि हमारे साथ ये हो रहा है तो जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ क्या होता होगा। इस पर अदालत ने जैसे सरदार एजाज इसहाक खान काफी अग्रेसिव हुए, उन्होंने कहा कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइड मिसाइल जो आपकी तरफ जा रहा था वो अब हमारी तरफ आ रहा है। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को कहा है कि कल तक तहरीरी जवाब दें। एडवोकेट जनरल को भी कहा गया है कि कल इस हवाले से मुझे जवाब दिया जाए कि क्या चीफ जस्टिस के पास, एक जज के पास ज़ेर समाअत केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि फर्ज करें मुस्तकबिल में एक नहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो इसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। अदालत ने यहाँ तक कहा है कि क्या आप करप्शन और अकराब परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं। जैसे सरदार एजाज इसहाक खान ने यह भी कहा था कि ये इंसाफ की अदालत को गुमराह करने की भी मतराजा है। ताहम अदालत ने अब सुबह एडवोकेट जनरल को और जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल है उनसे जवाब। ताहिर नसीर साहब, ये तो जाहिर है आपने जो है आप ही की खबर को मैंने अच्छे खासे अंदाज में बता दिया था, और अब लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं आपसे ये पूछने में कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का चंद महीने पहले वाक़या हुआ था तो उसके बाद आप जो रिपोर्टर्स हैं जो अदालतों को कवर करते हैं, उन्हें तवक्को थी कि अब हालात बेहतर होंगे या फिर वो जो मिसाल है वो दोहराई जाएगी और ये खदशा सही साबित हुआ? जी देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब उस टाइम भी ये समाअत इस तरह की हुई थी तो उस वक्त भी ये, अब देखिए जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के अब यहाँ पे जो जजेस बैठे हुए हैं ये तो वो ये कह रहे हैं कि ये जूनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लगाया गया। अब यहाँ पे बेसिकली 5 रुकनी जस्टिस जो है वो एक साइड पे हैं और 3 रुकनी एक साइड पे हैं। अब कल देखना ये कि कल जो 20 दरखास्तें हैं इमरान खान के हवाले से वो कल लार्जर बेंच 3 रुकनी लार्जर बेंच है जो इसकी समाअत करेगा। कि आज जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, अब वो इस तरह महसूस तो ये हो रहा है कि अब जुडिशरी आपस में लड़ पड़ी है, क्योंकि जज नहीं चाहते कि हमारा जो हुक्म है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। सरदार एजाज इसहाक खान ने ये यहाँ तक भी कहा था कि अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 रुकनी लार्जर बेंच बना है इसमें जितने भी जजेस हैं वो न्यूली अपॉइंटेड हैं या पुराने जज भी इस बेंच में शामिल किए गए? जी देखिए, इसमें जो अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं वो तो पुराने हैं, लेकिन आजम खान नए जज है और जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है वो भी नए हैं। अब सिर्फ एक अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो पुराने जज हैं, जबकि आजम खान जो है वो नए अपॉइंट हुए हैं कुछ ही दिन पहले। फिर कायम मकाम सीजे साहब वो भी नए अपॉइंट हुए हैं। तो अब ये कल देखते हैं कि कल क्या था। हम सुबह 9:30 बजे समाअत तो होनी है जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी उसके ऊपर कि जुडिशल जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं वो क्या जवाब सबमिट करवाते हैं, एडवोकेट जनरल क्या जवाब सबमिट करवाते हैं।
फिर 1 बजे लार्जर बेंच इमरान खान की दरखास्तों के ऊपर समाअत करेगा। अब ये कल ही मालूम होगा कि क्या रिप्लाई सबमिट करवाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी लेकिन उसमें दिलचस्प बात यह कि जो तौहीन अदालत का जो केस है अब सरदार इसाक की अदालत से, वो देखना ये किसके खिलाफ होगा, रजिस्ट्रार के खिलाफ होगा, इसके अलावा किसी के खिलाफ होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सिचुएशन। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जहाँ मतलब हर बंदा दूसरे बंदे के साथ लड़ रहा है तो जुडिशरी भी आपस में लड़ रही है। 26वीं तरमीम कंसिस्टेंसी है, मकासद था पूरे वो नजर आ रहा है ना हमें रोल आउट करते हुए। अच्छा, ये बात बताई भी ताहिर ने कि जस्टिस एजाज उन 5 जजों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया था कि ये कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस तरह से नहीं हो सकता। और लास्ट ईयर जो 5 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे काम में मुदाखलत होती है, उसमें भी ये शामिल थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे डॉक्टर ख़वातीन हमारी किस तरह से उन्हें दोबारा फील्ड में वापस लाया जा रहा है। वेलकम बैक। अगर आप पाकिस्तान की मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि ख़वातीन की अक्सरियत है वहाँ पर। कहीं 70% एनरोलमेंट ख़वातीन की है, कहीं 80%। तो होना तो ये चाहिए कि एक तो पाकिस्तान में डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए और बिलखसूस फीमेल डॉक्टर्स की तो कमी कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ग्रेजुएट तो कर जाते हैं, कई 1-2 साल जॉब भी कर लेते हैं, लेकिन फिर ये मुख्तलिफ वजूहात के बना फील्ड से निकल जाती हैं। तकरीबन 70 से 75% ख़वातीन डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस नहीं करती। तो जाहिर है कि बहुत बड़ा गैप है और हम अक्सर इस पर बात होती है। और स्पेशली जो मेल मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद सीट नहीं मिलती, वो तो बहुत ही खफा होते हैं कि यार आप लोग आ जाते हैं, आप डिग्री कर लेते हैं, हमारी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन बेहतर ये कि शादी करके घरेलू काम का फिर 1-2 साल के बाद बच्चा होता है। आई मीन मेनी डिफरेंट रीजंस। अब ये एक तशवीशनाक बात इसलिए भी है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी में बीमारियां भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो हमें और मज़ीद डॉक्टर्स की ज़रूरत है। डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। तो कुछ लोगों ने सोचा और एक इदारा बिलखसूस एडुकास्ट ने एक मंसूबा बनाया कि क्यों ना इन ख़वातीन को जिनके पास मेडिकल डिग्रीज़ हैं, जिनकी ट्रेनिंग भी कभी कभी हुई है, जिन्होंने कुछ साल शायद जॉब भी किया हुआ है, इनको वापस वर्कफोर्स में लाया जाए। अब सवाल है कैसे, और इसका जवाब देने के लिए हमने आज दावत दी है अब्दुल्ला भट्ट साहब को। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ऑफ एडुकास्ट। तो अब्दुल्ला साहब, बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इस पर हमने मेरे ख्याल सेहत कहानी ने भी कुछ थोड़ा बहुत इसी तर्ज पर काम किया। आपने शायद एक बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे काम किया। तो पहले तो आप बताएं कि ये जो मेरे अदाद शुमार हैं कि तकरीबन 70 to 80% एनरोलमेंट और 70 से 75% ख़वातीन डिग्री लेने के बाद फिर फील्ड में नहीं आती या जॉब छोड़ देती हैं, ये एक्यूरेट है? एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है। और ओवरऑल 30,000 के करीब है ऐसी। अच्छा। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में आफ्टर गेटिंग मैरिड दे हैव शिफ्टेड देयर, वो वहाँ बैठी हुई हैं सब डूइंग नथिंग। तो मतलब कि ये 30,000 पोटेंशियल डॉक्टर्स हैं जो लाइसेंस डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस ही नहीं करते, जी, जिन पे 1-1 करोड़ रुपया हर एक पे खर्च हुआ है। तो मतलब 30,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान का खर्च होके ड्रेन में गया, साइड पे पड़ा हुआ है, ड्रेन में। ये मतलब नहीं, ये जो आप पैसे बता रहे हैं ये उनकी अपनी जेब से खर्च हुए, सरकार ने खर्च किया? सरकार करते हैं, सरकार या पेरेंट्स दोनों। हाँ, क्योंकि प्राइवेट में तो पेरेंट करते हैं और सरकार, अब तो ये बढ़ चुकी है रकम। अब तो एक साल की जो है 50-50 लाख रुपए, मतलब एक MBBS डिग्री हासिल करने में 1 करोड़ लग जाता है कम अज कम। कंजर्वेटिव फीस तो उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फीस तो नहीं पे करनी पड़ती, मगर गवर्नमेंट को तो कॉस्ट पड़ रही होती है ना। तो वो इतना खर्चा करने के बाद MBBS मिल गया और आप कह रहे हैं कि फिर काफी जो है वो घर बैठ जाती हैं या कुछ और काम करती हैं। उसकी वजह ये होती है गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन, फॉर्चुनेटली। राइट, ये बात है। क्योंकि होता ये है कि वो कंपटीशन में नंबर ज्यादा आ जाते हैं उनके, और चूंकि ओपन कोटा पॉलिसी है तो जिसके नंबर ज्यादा हैं और NTS में जाती हैं वहां भी वो लोग शाइन करते हैं। दैट इज व्हाट दे गेट। और वो भी क्या होता है कि वो डिग्री होगी तो अच्छा रिश्ता आएगा। दैट इज व्हाई दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसी पे हमने 3 साल पहले काम शुरू किया था, एंड थैंक्स टू डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जिन्होंने इस पे हमारा हाथ पकड़ा और
Together today, mashallah, we are the largest network of 1500 these out of work doctors जो वापस आई हैं. हाँ. 1500 डॉक्टर्स हैं in and outside 27 countries में. अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा तरीका कार इसका समझाएं. मतलब ये आपने कैसे किया? इन द सेंस के नीड तो आइडेंटिफाई बहुत लोगों ने की है ना कि यार ये मसला है, इसके बारे में कुछ किया जाए. आपने वाकई जाके कुछ किया है इसके बाद? जी, हमें असल में हुआ ये था कि जब हमने शुरू किया ना तो वी फेस्ड लॉट ऑफ हमें कहते हैं ना वो रेजिस्टेंस आई, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस जो थे या यूनिवर्सिटीज़ थी वो कहती थी फ़ायदा कोई नहीं है, ये छोड़ चुकी हैं, ये वापस नहीं आएंगी वापस, राइट, कोई फ़ायदा नहीं करने का. बट वी हैड अ हंच बिकॉज हम टेलीमेडिसिन फील्ड में फिर लास्ट 20 ईयर्स पाकिस्तान में काम कर रहे थे. हमें अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में ऑटोमेशन हेल्थ केयर सेक्टर में इतनी वेलकम नहीं की जा रही जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस. तो हमने कहा क्यों ना इस लॉट को हम ऑटोमेट कर दें, इसको सिखा दें, और ये डिज़ायर भी है इनके अंदर. तो देन फर्स्ट जब हमने एडवर्टाइजमेंट किया तो डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे जो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि 10 से 15 लोग मैक्सिमम आपको मिलेंगे. 350 लोगों ने अप्लाई किया. अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड वी हैड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. फिर ये वर्ड ऑफ माउथ फैलता चला गया एंड देन स्टोर ग्रेजुअली. तो टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका सक्सेस का उस वक्त अंदाजा हुआ जब कोविड आया. कोविड में आया तो गवर्नमेंट स्टार्टेड शाउटिंग कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है. मैं डॉक्टर जफर मिर्जा के पास गया. आई टोल्ड देम दैट लुक वी कैन प्रोवाइड यू डॉक्टर्स. किसी को बिलीव नहीं था कि ये एक आदमी कराची से आया है और 250 डॉक्टर्स इसके पास फीमेल डॉक्टर्स हैं. कहाँ से हैं? 250 कराची में 250 हैं. देन गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के पास एवरीबडी वाज वेरी best was Murad Ali Shah. He took it really serious. Then psychiatrist जो है नहीं CM. Okay. And CM and he took it very seriously. And उन्होंने फिर हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया. We signed up a contract and our 450 doctors from 16 countries they managed the entire Sindh province COVID home isolation monitoring. Wow. पूरे सिंध में किसी को भी कोविड होता था, then it was given to us on the portal and our doctors sitting from New York to Germany, Greece, Saudi Arabia, Malaysia, Singapore, they were having application and they were just dialing a local number. जो पेशेंट को जाता था, पेशेंट को दिन रात कॉल करती थी, उसकी तबीयत पूछती थी, उसको ज़रूरत होती थी इस इलाके के डिप्टी कमिश्नर को या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को कॉल करके कहा जाता था कि इसकी नीड को पूरा करो. एंड ऑल सैल्यूट टू जब सिंध की जो थी ना इन्होंने किया. एंड सबसे आगे सिंध, मतलब ये बाकी सूबों में ये नहीं हुआ. इन्होंने किया अपनी जगह, सबने किया. बट ये ऑटोमेशन इस लेवल पे कि रिमोटली जो आउट ऑफ प्रैक्टिस लड़कियां जिसको जो छोड़ चुकी थी उन्होंने सिंध के 4.5 लाख पेशेंट्स को ट्रीट किया. अच्छा, आप खुद सरप्राइज थे अब्दुल्ला साहब कि इतना रिस्पांस आएगा? क्योंकि अगर मैं भी ये सोचूंगा यार अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया है ना. नेवर, हमें कभी सोचा भी नहीं था. जब ऐड आया और जब ये इतना आया क्राउड और फिर उसके बाद बढ़ता ही चला गया. कैन आई आस्क, जो आपने कहा कि 1500 डॉक्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कम होंगे, तो ये वो खवातीन थी जिन्होंने MBBS किया हुआ था लेकिन अब घर पे थी और वो चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो दोबारा से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें? देखिए, इसकी सिंपल वजह है कि जब लड़की डॉक्टर बनती है ना तो उसको नॉर्मली हाउस जॉब करना पड़ता है, उसके बाद उसको क्लिनिकल ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं 36-36 घंटे की मेल डॉक्टर्स के साथ. तो जब उसकी शादी होती है तो हमारा जो माशरा है वो कभी अलाउ नहीं करता. डिग्री होनी चाहिए, काम पे नहीं जाए. अच्छा, और होता क्या है कि और हॉस्पिटल्स में डे केयर सेंटर भी नहीं, अच्छा हो गया तो बच्चे डे केयर नहीं है. तो वो एक दफ़ा जब आउट हुई, फिर हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इतना रिडंडेंट है कि आपने 2 साल नहीं किया ना और अगर आप दोबारा जाएंगे तो पता है वो क्या कहते थे, दोबारा एडमिशन ले 5 साल पढ़े. अरे भाई, डाओ को जो प्रोफेसर साहब सईद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर जहानारा साहब हैं, इन्होंने दे टुक अ स्टैंड, दे सेड नो वी विल चेंज इट. तो हमने दोनों ने मिलकर वी हैंडल द टेक्नोलॉजी पार्ट. इट वाज प्योरली ऑनलाइन, प्योरली इट वाज सेल्फ पेस, जिसमें लोग लड़कियां अपने टाइम पे खुद पढ़ती थीं, उसके बाद सवालात करती थी, उनके सवालात के जवाबात उनको दिए जाते थे, उसके बाद उनको हैंड्स ऑन की ऑफ़र होती थी. तो डाओ की यूनिवर्सिटी के अंदर और डाओ के बाहर जो पार्टनर इदारे थे वहाँ ये लड़कियों को हम 15-15 दिन 20-20 दिन भेजा करते थे ड्यूरिंग देयर टेन्योर कि आप जाके प्रैक्टिस करें, आप डॉक्टर्स के साथ शैडो करें, सुपरविजन अंडर देयर सुपरविजन काम करें. बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू स्टॉप. 1500 जब हो गए हम रुक गए, क्योंकि हो ये रहा था. अब जब नई लड़कियाँ आती थी वो कहती थी जो पहले लोगों ने किया वो क्या कर रहे हैं. नीदर गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ सूबाई सिंध या मेडिकल बॉडीज एंड कोई भी उनको लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो कहते थे आप आएँ और जॉब करें. अब नाउ वो इतना
वो कहते हैं ना, वो अपनी फैमिली में, अपने ससुराल में, अपने बच्चों में, उसकी ट्यूशन, ट्यूशन, माँ सास को टाइम नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं है, 6 घंटे 7 घंटे। और कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक पे अगर डॉक्टर रखेगा, राइट, तो वो एज्यूम करेगा ना वो रेगुलर आए। अच्छा, यहाँ तो इश्यूज होते हैं फैमिली के, कि बच्चा कभी बीमार हो गया, कभी सास बीमार हो गई, तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। हमने इसको ऑनलाइन रखना चाहा, तो फिर हमने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, जब बताना भूल गया था, कोविड हमने किया, और कोविड में वी वर कमिंग ऑन द मीडिया वेरी हेवीली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अप्रोच्ड अस। स्टैनफोर्ड सेड कि वी वुड लाइक टू ट्रेन योर डॉक्टर्स ऑन WHO एंड CDC स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये एक यूनिक केस है जो आप लोग कर रहे हैं। तो फिर हमने स्टैनफोर्ड की हमारी 450 लड़कियों ने ट्रेनिंग ली, ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, और उसके बाद सर्टिफाई हुई, एंड वी अल्हम्दुलिल्लाह एंड स्टिल टुडे स्टैनफोर्ड इज सपोर्टिंग अस, स्टैनफोर्ड के साथ हम काम करते हैं। तो फिर हमने जब इसको रोक दिया, देन वी थॉट कि यार क्या वजह है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा था लड़कियों का, वो कहती थी देखिए हम पैसे खर्च करेंगे या हम टाइम खर्च करेंगे, तो अगर हमें कुछ करा नहीं हमने, तो हमारे फैमिली और हमारा ससुराल या हमारे घर कहेंगे दोबारा पहले माँ बाप के पैसे खर्च किए, अब हमारे करवा दिए। तो देन व्हाट वी डिड वाज वी हमारी जो डाउ यूनिवर्सिटी की टीम है, हमने डिस्कस किया कि व्हाई डोंट वी डू वन थिंग, हम फ्रेंचाइज मॉडल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी आज, और क्योंकि लड़की लाइसेंस्ड है, ये डॉक्टर लाइसेंस्ड है, शी इज देयर टू प्रैक्टिस, बट ड्यू टू नॉलेज नहीं है उसके पास, अपडेटेड नहीं है, वो नहीं करना चाहती एथिकली। मैं आपसे सवाल पूछना, एथिकली वो नहीं कर सकती। तो हमारा काम क्या था कि हमने 5 साल की एजुकेशन को 6 महीने के अंदर ले आए। 5 साल की एजुकेशन 6 महीने में कर दिया, और साथ में उसकी बैक के ऊपर अपने प्रोफेसर्स की पूरी टीम, 50 एसोसिएटेड प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की टीम डाउ की जो थी, और डुगाना डाउ ग्रेजुएट एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका की जो 900 की जो ओवरसीज डॉक्टर्स की टीम है पाकिस्तान की, डाउ यूनिवर्सिटी की, वो सब सपोर्ट पे आ गई। तो हमने कहा ये लड़कियों को कहा कि आप पढ़ो, आप प्रैक्टिस करो, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है ये पूरी फैकल्टी आपको सपोर्ट करने के लिए। इट वाज जस्ट लाइक एवरीबडी बिकेम अ फैमिली। तो अभी हमने जो, अब हमारा लॉन्च हो रहा है 2.0, राइट, इसको हमने 2.0 का नाम दिया है, बिकॉज नाउ वी केम इन कि अब हर लड़की को उसका वर्चुअल क्लिनिक देंगे, उसके स्मार्टफोन पे अपना क्लिनिक बना के देंगे। द डेट शी एडमिशन लेती है, उसी दिन से वो उसको अपने घर के पास क्लिनिक में पार्टनर, उसको क्लिनिक में जाएगी, काम करेगी, 1 घंटा 2 घंटा वीक में 3 घंटा, जो भी उसके पास टाइम हो, फ्लेक्सिबल टाइम हो। अब्दुल्ला साहब एक सेकंड पॉज करें, क्या हम जैसे लोगों के लिए अब हम समझा सकते हैं कि वर्चुअल क्लिनिक से आपकी, अभी आ रहा था उसी में। अच्छा, देखिए आपने देखा होगा जिसने ये मेडाइक्यू, सेहत कहानी और डिफरेंट इदारे हैं, इन्होंने स्मार्टफोन्स निकाल दिए हैं जिस पर डॉक्टर्स को एनरोल कर दिया जाता है, और आवाम के लिए होता है कि जी आप अपने घर बैठ के अपॉइंटमेंट लें, आप इजी पैसा से पे करें, जैज़ कैश से पे करें, और डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन कर लें। दिस इज कॉल्ड मोबाइल वीडियो कंसल्टेशन। तो हमने कहा ये लड़कियां जो घरों में बैठी हैं, चूंकि निकल नहीं सकती, व्हाई कांट वी क्रिएट क्लिनिक्स फॉर देम। तो हमने एक ऐप बनाई अपनी, अभी हमारी ऐप आ रही है, इसका नाम ई-कास्ट है, एंड दिस इज फंडेड बाय इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। दे आर नाउ आवर पार्टनर्स। उन्होंने किया बिकॉज फॉर देम इट वॉज अ यूनिक थिंग कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक नया काम शुरू हो रहा है कि लड़कियों को ना सिर्फ इनका जो गवर्नमेंट का लॉस्ट पैसा था वो वापस आ रहा है, बल्कि ये दे आर नाउ बिकमिंग नॉट ओनली डॉक्टर्स बट ई डॉक्टर्स। तो उसमें हमने कहा कि जी हम आपको स्मार्टफोन पे आपका क्लिनिक होगा जिसके अंदर आप खुद अपना बिजनेस रन कर सकेंगी फ्रॉम योर होम, इंडिपेंडेंटली अपना कर सकेंगी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लॉन्च नाउ। अच्छा अब्दुल्ला साहब कंटिन्यू करते हैं, बहुत जबरदस्त आप कहानी बता रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं ई डॉक्टर्स की और ई कास्ट पोर्टल, आप उसके बारे में बता रहे थे अब्दुल्ला भट्ट साहब। मेरा एक सवाल सिर्फ छोटा सा ये है कि जब आप री इंटीग्रेट करते हैं हमारी इन MBBS डॉक्टर्स को, तो वर्चुअल क्लिनिक भी वो बना लें, लेकिन ये जो एक ओवरसाइट होती है और जो एब्सोल्यूट लैक ऑफ एक्सपीरियंस है कि मरीज़ों के साथ आपने छुआ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको फिर कैसे आप डील करते हैं इसमें? इसमें होता है कि जब वो एडमिशन लेती हैं हमारे कोर्स में, जो डाउ यूनिवर्सिटी का साथ जो हमारा एकेडमिक सेशन है, उसके साथ ही उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने घर के नज़दीक जो हमारे पार्टनर क्लिनिक्स हैं वहाँ वो जाके अपनी प्रैक्टिस करेंगी डॉक्टर्स की सुपरविजन में। कितना टाइम? उसको होता है वीकली 3 से 4 दिन, 3 दिन तकरीबन उसका होता है टाइम। चंद घंटे के लिए 3 घंटे 2 घंटे काफ़ी होता है, फ्लेक्सिबल। हाँ, बिकॉज अगेन वो ऑलरेडी इसके फील्ड के अंदर रह चुकी है, अब तो उसको नॉलेज मिल गई है, प्लस इसके साथ साथ कंटिन्यूसली उसकी बैक के ऊपर डाउ की पूरी फैकल्टी है जो उसको गाइड कर रही है, जो सपोर्ट कर रही है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी विल बी डूइंग। आई एम नॉट सेइंग दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस नाउ वी विल बी डूइंग।
अब ये करने जा रहे हैं हम। तो डेफिनेटली ये लर्निंग होगी हमारी, इसमें लर्निंग होगी, मे बी इसमें कुछ हिकअप्स आएंगे, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज हमारे पीछे जो एकेडमिया है डाउ यूनिवर्सिटी का वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है और एबल है, और डेफिनेटली हम एकेडमिक साइड पे वी टोटली डिपेंड ऑन देम। ठीक है, मुसर साहब। जी हाँ, अब्दुल्ला भट्ट साहब, पहले तो ये कि मुझे मज़ा आ गया, यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर, और आप जो काम कर रहे हैं कि आउटकास्ट डॉक्टरों को एजुकास्ट जो है वो अंदर ला रहा है दोबारा अमली ज़िंदगी में। अच्छा, अब ये है कि मुझ जैसे जो बूढ़े हैं उनके लिए भी क्या कोई काम कर रहा है? और आप जो हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत ही ख़तरनाक जगहों पे, मसलन शाम में, यमन में और फ़लस्तीन में जाके भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चला रहे हैं। तो पहले तो ये बता दीजिएगा कि मेरे बुढ़ापे के लिए आप क्या कर रहे हैं, और फिर अपनी जो इंटरनेशनल सरगर्मियाँ उनके बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ आपसे जानने में। जी ज़रूर। ये जब हम ये डॉक्टर्स को क्रिएट कर रहे थे, डॉक्टर्स को दोबारा ला रहे थे, तो बड़ा एक क्वेश्चन ये आता था कि इनको, ये मरीज़ों को कैसे देखेंगे, जैसे आपका काम था, आपका सवाल था ना, तो हमने कहा सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो क्या है कि बूढ़े लोग, क्योंकि बूढ़े लोगों का इलाज आप कर नहीं सकते, उनको सिर्फ उनका टाइम अच्छा स्पेंड करवा सकते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे, क्वालिटी, क्योंकि दवाएं तो ऑलरेडी खा रहे हैं, तो आप उनकी ट्रीटमेंट चेंज नहीं कर सकते। और ये ख्याल रखिएगा, एल्डर्स के अंदर जब आप 85 और इस तरह हो जाते हैं तो मतलब दवाएं कभी नहीं चेंज करनी चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी उनकी बॉडी इम्यून हो चुकी होती है सिस्टम के ऊपर। तो देन व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड एल्डर केयर, जिसके अंदर हमने एक यूनिक काम ये किया कि एल्डर्स को तो थे, हमें पता था कि एल्डर्स का प्रॉब्लम है कि वो रिटायर्ड होने के बाद वो जो है वो बिल्कुल एक वेजिटेबल हो जाते हैं। ख़ासतौर पे सबसे बड़ी तकलीफ जो हो रही है कि लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जब वो रिटायर होकर अपने पाकिस्तान मुल्क में वापस आते हैं तो दे आर ट्रीटेड एज होस्टाइल, वो होस्ट, बिकॉज वो मनी मेकिंग मशीन नहीं रहते ना, तो अब उनको हर आदमी नहीं रहे ना, अब वो एटीएम नहीं है ना, अब वो पड़ोसी भी उसको और उनके बच्चे भी वो ट्रीट करते हैं, ये नोबडी है, ही वाज नॉट देयर व्हेन वी नीडेड हिम, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो फैट चेक आ रहा होता है। तो हमने कहा कि हम क्यों ना इस एल्डर को इसको दोबारा अपलिफ्ट करें। तो दो तरीके थे अपलिफ्ट करने के। सेहत का तो हमें पता था कि सेहत अगर अपलिफ्ट करनी है तो द ओनली वे इज़ कि अगर इसकी काउंसलिंग की जाए, इसकी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर किया जाए और इसको दवाओं का रिमाइंडर दिया जाए, तीन चीज़ें अगर हम कर लें दैट्स बेहतर। तो अब करेगा कौन? तो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि हर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो 30 to 40 क्रेडिट आवर्स जो है उन्होंने कम्युनिटी सर्विस करनी होती है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज की नहीं, नॉर्मल एवरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी सर्विस करनी। तो आई वेंट टू सरोज लोधी साहब के पास गए हम, एनईडी के जो है ब्रिलियंट पर्सन। उनसे हमने कहा कि आपकी जो चूँकि मेरी यूनिवर्सिटी है वो, तो मैंने उनसे कहा कि आपके जो यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी सर्विस कैसे होती है। उनकी टीम ने बताया कि हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़के कोई चीपा का कोई जेडीसी का लेटर ले आता है कि मैंने ये काम किया था, इस ओल्ड एज होम में गया था, हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं है। वी सेड ओके, अगर हम इनको इन्हीं के ख़ानदान के एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव करना है उसका ख्याल रखना है, शुरू करें। अगर हम घर से शुरू कराते हैं और इसके बाद इनको डाओ का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ई कोऑर्डिनेटर फॉर हेल्दी एजिंग, उस पर उनको ट्रेन करते हैं। बिकॉज आपको याद है 50 साल पहले 40 साल पहले एनसीसी होती थी, गर्ल्स गाइड होती थी, स्काउट होते थे, अब तो कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। तो हमने कहा अगर हम बच्चों को इमरजेंसी के लिए तैयार करें कि सड़क पे अगर कोई गिर जाता है, घर में कोई बच्चे के कुछ चीज़ चली जाती है, कोई एल्डर गिर जाता है, करना क्या है, इसको एकेडमिकली सेल्फ पेस लर्निंग मॉडल पर डालें और हैंड्स ऑन दें अपने ख़ानदान के अंदर। तो ही एग्रीड टू इट, उन्होंने एग्री किया एंड माशाल्लाह टुडे वी आर रनिंग अबाउट 7 यूनिवर्सिटीज़, उनके स्टूडेंट्स को सीनियर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड सीनियर्स आर हैप्पी लाइक एनीथिंग। ऑफ कोर्स हायर एजुकेशन कमीशन इज ऑल आउट नाउ टू सपोर्ट अस। उन्होंने कहा है स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिनके अंडर एक प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन एक्ट का। दे हैव स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद अस। जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ही इज एन एक्सीलेंट जेंटलमैन, हिमसेल्फ अ योगा एक्सपर्ट, अ ताई ची एक्सपर्ट, माशाल्लाह रियली कितना इंस्पायरिंग, really excellent gentleman, and now mashallah he has said कि okay let's do it together। तो हमने कहा कि जी why can't we do one more thing। देखिए ये बाबा था ना, ये एटीएम कार्ड था, आज ये बेचारा एटीएम नहीं है, दोबारा एटीएम कैसे बनाए। हमने कहा जी तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज, तमाम यूटिलिटी कंपनीज, तमाम फाइनेंशियल हाउसेस को अब हम अप्रोच करते हैं कि तुम सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट ऑफर करो। अगर उसको इम्तियाज 50% डिस्काउंट देगा या ईसा जो है 50% डिस्काउंट देगा, एकदम बढ़ गई,
उसके तू बहू जो है वो कहेगी अम्मा आप साथ चले मेरे इम्तियाज में, क्योंकि उसको फिजिकली आउटिंग भी हो गई। अच्छा, अब नाउ हैविंग सेड सो इट्स नॉट आइडिया, टुडे ईसा इज गिविंग 50% डिस्काउंट, करीम हैज ऑलरेडी डेवलप्ड एन ऐप फॉर सीनियर सिटीजंस, दे आर गिविंग 40% सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या है, एज क्या है? 60 years and above. 60 and above, अच्छा। दिस इज सीनियर सिटीजन। तो देखिए आपके लिए भले की कितनी बातें हैं आप। अब्दुल्ला भट्ट साहब, कल मैं आपसे मिलता हूँ। मैं आपको अभी नंबर भेज दूंगा सर। आप हाँ अच्छा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा आपको यहाँ होना चाहिए था यार। थोड़ा सा हमें जो इंटरनेशनल ऑपरेशन के बारे में पूछ रहे थे वो थोड़ा बता जी। वैसे साहब, हम लोग इस वक्त वी आर द पार्टनर्स फॉर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड किंग सलमान रिलीफ। हम उनके साथ काम करते हैं इनटू ऑल द क्रिटिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड में जहाँ पे ट्रबल्स हैं, लाइक जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे यमन है, सूडान है, सीरिया है, अफगानिस्तान, अपना फ़लस्तीन है। तो यहाँ पे हम अपने जाके टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ इंटरवेंशन करते हैं, और इसके पीछे भी तमाम वही ख़वातीन डॉक्टर्स होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। सो टुडे पाकिस्तानी दीज ई डॉक्टर्स आर वर्किंग फॉर अफगानिस्तान, दे आर वर्किंग फॉर यमन, दे आर वर्किंग इन सूडान, दे आर द बैकबोन ऑफ दीज ऑपरेशंस। दिस इज ऑल अ फंडेड प्रोजेक्ट जो माशाल्लाह अब हम आज ही हमें पता लगा था कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने और OIC ने सीरिया को रिवाइव कर दिया है। वी विल बी नाउ इंशाल्लाह एंटरिंग सीरिया आल्सो। तो वी हैव द लार्जेस्ट नेटवर्क इन अफगानिस्तान टुडे 20 प्रोविंसेस में। क्योंकि आप इंटरनेशनल्स की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एक बैरियर है कैसे? नहीं, अफगानिस्तान में इंग्लिश है, यमन में इंग्लिश है, नो प्रॉब्लम। प्लस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स यूज करते हैं, सो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अच्छा, ये देखिए हर एक चीज इंटीग्रेट हो गई यार। इवन हम लोग AI चैटबॉट्स यूज करते हैं, हमारे जो फ्रंट एंड है वो AI चैटबॉट्स होते हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेज में बात करते हैं। वी डोंट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। इवन AI चैटबॉट जो है उसकी ट्रीटमेंट भी प्लान कर देता है, उसको बता भी देता है। नहीं, वो रिलायबल है। Oh yes, because again उसका जो है हम we don't go on ChatGPT, we go on medical जो है स्टैनफोर्ड का है, कोर्सेरा का है, लेक्चोरियो के, इनके जो चैटबॉट्स हैं उसको हम करते हैं। जो और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट एरिया जहाँ पे जंग जदल मारधाड़ चल रही है, वहाँ पे भी आधार के इंटरनेट है, तभी आप इसको रिमोटली वर्चुअली जी इंटरनेट होता है, और नहीं भी होता है तो हम स्टारलिंक को या हम वीसैट्स को यूज़ कर लेते हैं, सैटेलाइट्स को यूज़ कर लेते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अप टिल नाउ, लाइक टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर, वी आर द लार्जेस्ट नेटवर्क राइट नाउ इन 20 प्रोविंसेस। हमने अभी तकरीबन 3,500 डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, 2,000 लड़कियों को ट्रेन किया है जो घरों में बैठी थी, पाबंदी लगी हुई थी, एंड दिस ऑल अंडर द एम्बेट एंड सपोर्ट फ्रॉम द तालिबान रिजीम। उन्होंने सपोर्ट really? अच्छा, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि घर बैठे आप ये करो, बाहर नहीं निकलना है। बाहर नहीं, उसके भी कुछ और चीज़ें, वो डेफिनेटली ये फोरम नहीं है उसमें, वो भी बिकॉज, और हम पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये भी सपोर्ट करते हैं। तो नाउ वी अब हम यमन के 5 गवर्नरेट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम हेल्थ केयर और एजुकेशन और ट्रेनिंग। असल टारगेट किसी मुल्क में जाना है अगर आपने, तो आप मरीजों को ना देखो, आप डॉक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करो, क्योंकि अगर आपने मरीजों को देखा तो डॉक्टर्स का क्या होगा। तो हम जहाँ भी जाते हैं सेकंड ओपिनियन भी देते हैं, अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते हैं तो वी प्रोवाइड डॉक्टर्स को देते हैं। दैट इज हाउ वो पेशेंट की केयर अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, आई हैव टू आस्क यू, क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट एरियाज की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर जैसे कुर्रम का इलाका है, आपको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के बड़े इलाके हैं, वहाँ पे भी आपकी इंगेजमेंट इसी लेवल की है? बलूचिस्तान में ऑलरेडी तालीम फाउंडेशन एक इदारा है जो अबाउट 10 ट्राइबल लोकेशंस के ऊपर अपने स्कूल्स और हेल्थ केयर सर्विसेज रन कर रहा है। वी आर निगोशिएटिंग विद देम टू स्टार्ट इट ओवर देयर। हमारा चूंकि फंडेड होता है, इट्स नॉन कमर्शियल, तो वी ऑल डिपेंड अपॉन द डोनर्स फंडिंग। डोनर फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फॉलो करते हैं। बलूचिस्तान में नहीं है अभी शुरू नहीं हुआ बलूचिस्तान में, बट वी आर ट्राइंग बिकॉज डोनर को भी गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें ये रिक्वायरमेंट है। ये जो डोनर ड्रिवन भी होता है एग्जैक्टली। और जो ई डॉक्टर प्रोजेक्ट है, इट वाज ऑल फंडेड बाय द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने टेक्नोलॉजी को फंड किया। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच, that was very knowledgeable, बहुत मज़ा भी आया मुझे। और वो मैं हमेशा कहता हूँ ना यार, इतनी चीज़ें हो रही होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तो एनीवे कोशिश थी कि एक ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को आपके सामने भी लाया जाए, और मेरा ख्याल है ये तो काम हो गया है। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।